हाँ तो नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? अच्छे हैं सर। बढ़िया है। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया अपना? यस सर। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर दिल्ली सल्तनत में आपके दिमाग में आ रहा है जो छूट गया है तो आप उसको पूछ सकते थे, आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। तो आज अपने किसकी बात कर रहे हैं? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की। तो आज अपने किसके बारे में बातचीत करेंगे? मुगल साम्राज्य के बारे में। क्योंकि कल मैंने अंतिम बात यह बताई थी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम लोदी क्या है, युद्ध भूमि में मारा जाता है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा व्यक्ति या फिर शासक जो कहां पे मारा गया? युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। उसके बाद में क्या है, भारत में मुगलों का शासन हो जाता है। मुगलों की बात करूं मैं तो, क्योंकि देखो मैंने ये चीज बताई थी कि जब हम दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर रहे थे, अरब और तुर्क आक्रमण की अपने बात की थी, तो अपने क्या है कि मध्यकालीन भारत में आए थे। किस में आए थे? मध्यकालीन भारत में आए थे। क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत क्या मध्यकालीन भारत में पढ़ी है सारी की सारी। मुगल काल की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण शासन काल जो है इसका, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तक औरंगजेब तक का जो टाइम है वो तो किसमें रखा जाता है? मध्यकाल में। उसके बाद के जो शासक हुए उसको क्या है कि आधुनिक में रखा जाता है। किसमें? आधुनिक में रखा जाता है। क्योंकि देखो जो 1526 ईस्वी से लेकर जो इसका 1760 ईस्वी तक का जो टाइम है वो तो किसमें रखा जाता है? अपने जो मध्यकाल है उसमें रखा जाता है। इसके बाद का जो टाइम होता है 1760 से तकरीबन, क्योंकि देखो अंतिम अगर मैं बात करूं जो जब अपने 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से इसका जो टाइम है उस टाइम तक चलता है। 1707 ईस्वी तक पहला मध्यकाल तक पढ़ा जाता है। अपने 1707 ईस्वी से क्या है, दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट हो जाता है 1858 ईस्वी तक। कितने टाइम तक? 1858 ईस्वी तक इसका ये टाइम चला। ठीक है, अपने इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो बात है ये अपने जब बंगाल के बारे में बात करेंगे तब पूरी हो जाएगी। 1857 की क्रांति करेंगे उसमें भी इसकी बात चल रही थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी। और जब अपने गवर्नर जनरल करेंगे तब इसकी बात क्या अपने कंप्लीट पूरी कर जाएंगे इस टाइमिंग की। इसको अपने क्या अब पढ़ते हैं। और एक चीज याद रखना है इसके बारे में कि जब हम मुगल शासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी जो स्थापत्य कला वगैरह जो बातें आएंगी, इसके जिनके जो मकबरे हैं उनकी बात आएगी, वो सारी सारी बीच में हो जाएगी। इनका प्रशासन, इनका जो प्रशासन है वो भी हम इसके बीच में ही कर जाएंगे, मतलब साथ में लेके चलेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे अपने। ठीक है, इनका प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो स्थापत्य कला है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी अपने क्या है साथ में लेके चलेंगे। उसको भी क्या करना अपने बीच में ही स्टार्ट रखना है। और इनके महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक जो है वो भी अपने क्या है इनके साथ में पढ़ेंगे। यानी तीनों चीजों को अपने क्या है साथ में पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो अपने बात करते हैं सबसे पहले। इसको तो माना जाता है उत्तर मुगल काल। क्या माना जाता है? उत्तर मुगल काल। और इसको क्या माना जाता है? मुगल काल। इसको क्या माना जाता है? मुगल काल। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब देखना अगर मैं बात करूं किसकी, मुगलों की। देखो मुगलों की अगर मैं थोड़ी सी पूर्व कहानी दोहराऊं तो मंगोलों की जो 14वीं पीढ़ी थी ना, किसकी? मंगोलों की। कौन सी? 14वीं पीढ़ी। मंगोलों की जो 14वीं पीढ़ी थी, क्योंकि यहां से एक चीज आपके सामने निकल के आएगी। मैंने चंगेज खान के बारे में भी बताया था, आपको याद हो तो। मंगोल क्रांता चंगेज खान, उसके बारे में भी मैंने बताया था, शायद आप क्लास में थे। अच्छा, अब मंगोलों की जो 14वीं पीढ़ी थी उसमें तो एक नाम मिलता है आपको, कुतुलुग निगार। क्या नाम मिलता है? कुतुलुग निगार खानम। क्या नाम मिलता है? कुतुलुग निगार खानम। और जो अपने तुर्कों की जो 5वीं पीढ़ी थी, किसके? इतिहास की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी इनके जो पुराना इतिहास है। तुर्कों की 5वीं पीढ़ी, तुर्कों की 5वीं पीढ़ी
उसमें हुए किसके, बाबर के पिता, ये माता जी है, और बाबर के पिता मिर्जा गयास बेग, क्या नाम था, सॉरी मिर्जा उमर शेख, क्या नाम था, मिर्जा उमर शेख। इनकी जो माता जी जो थी वो तो क्या थी, मंगोलों की 14वीं पीढ़ी की थी, और पिता जो है वो तुर्कों का क्या था, 5वीं पीढ़ी। कौन सी, तुर्कों की जो 5वीं पीढ़ी है वहां का था। पीढ़ी तो आप समझते होंगे, यानी कि ये तो 5वीं पीढ़ी का है, ये तो क्या है, 5वीं पीढ़ी का है, और ये जो माता जी हैं ये कौन सी पीढ़ी की है, 14वीं पीढ़ी की है। पूछा जा सकता है कि मंगोलों की कौन सी पीढ़ी की थी कुतुब निगार जी, और जो मिर्जा उमर शेख जी कौन सी पीढ़ी के थे तुर्कों के, तो दोनों देखो। अब देखो भाई, ये मंगोल है और ये तुर्क हैं। अब दोनों मिलकर क्या है कि देखो एक नए वंशजा कह सकता हूं कि मैं, एक नई पीढ़ी का क्या करते हैं, ये मिर्जा जो है ना ये उपाधि है, एक चीज याद रखना, ये मिर्जा क्या है, उपाधि है। आगे जाकर क्या है, इसको खत्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा किया जाए, कब किया जाए, वो चीज आगे बता दूंगा, ठीक है मैं। अच्छा, अब इन दोनों से मिलकर ही क्या है, क्या बना, मुगल, क्या बना, मुगल। इनकी जो संतान कह सकता हूं, या फिर मैं, क्योंकि देखो अब मंगोल, हालांकि इनको कह देते हैं कि ये मंगोल भी थे, ये तुर्क भी थे, पर इन दोनों को मिलाकर ही क्या है कि जो पीढ़ी का नाम रखा जाता है कौन सी थी, मुगल थी। और अगर मैं इसके मुगलों की बात करूं तो जो अरबी रूपांतरण है इनका, क्या है, अरबी रूपांतरण, ये अरबी रूपांतरण माना जाता है, क्या माना जाता है, अरबी रूपांतरण माना जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, किसका, मुगल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बहादुर लिया जाता है, यानी कि बहादुर। और जब इसको अरबी रूपांतरण में लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मुगल। मुगलों का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या लिया जाता है, बहादुर। ये चीज याद रखना। किसको ट्रांसलेट कर दिया, मंगोलों को, किसको ट्रांसलेट कर दिया, यहां पर मंगोलों को ट्रांसलेट कर दिया मुगलों में, और इसको क्या कह दिया गया शाब्दिक अर्थ में, बहादुर। मंगोल का जो मंगोल और इनसे जो मिलकर बने, इनका जो अरबी रूपांतरण हुआ वो क्या कहलाया, मुगल। क्या कहलाया, मुगल कहलाया। और मुगलों की अगर मैं बात करूं तो शाब्दिक अर्थ क्या लिया जाता है, मतलब अर्थ क्या बनता है इनका, मतलब बहादुर, वीर है ये लोग, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं अपने, मिटा दूं, मैंने जब दिल्ली सल्तनत का टॉपिक जो था, जो स्टार्ट करवाया था, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको, फिर से मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, दोहरा रहा हूं। मैंने बादशाह के बारे में बताया था, याद है क्या, बादशाह, या जिसको पादशाह कहते हैं, क्या बताया था इसके बारे में, बादशाह या पादशाह के बारे में, क्या होता है ये, बताओ बताओ बताओ। हाँ, उपाधि है ये, जैसे कोई वो अपना शासन खुद चलाए। अच्छा, ये सिर्फ उपाधि थी इसकी, वो मतलब जीत जाते थे, मतलब चलो उपाधि थी। इधर देखो, मैंने ये बताया था कि जो बाद या पाद शब्द जो है, इसका अर्थ लिया जाता है क्या, स्थाई, क्या, स्थाई। जो शाह शब्द जो है उसको कहते हैं स्वामी, क्या कहते हैं, स्वामी, मतलब जो स्थाई स्वामी। इसका मतलब यहां पर इस तरह से था कि जो खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैंने सुल्तान बताया था आपको, याद हो तो मैंने ये बताया था कि जो सुल्तान था वो क्या करता था, खलीफा से सनद प्राप्त करता था। किससे, खलीफा से सनद प्राप्त करता था। एक ऐसा आदेश पत्र होता था जिसमें क्या है कि आज्ञा लिखी होती थी कि हाँ ये व्यक्ति सुल्तान बनने के लायक है, सुल्तान बन सकता है, यानी कि खलीफा के अंडर में रहकर, किसके, खलीफा के अंडर में रहकर सनद प्राप्त करके क्या है कि जो व्यक्ति शासन चलाता था वो क्या कहलाता था, सुल्तान कहलाता था। और बादशाह वो होता था जो खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, क्या नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था इसकी सत्ता में। और वो व्यक्ति क्या है, कौन सी उपाधि धारण करता था, बादशाह की उपाधि धारण करता था। और वो भी तो हुआ ना कि वो अपना शासन खुद बना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शासन क्या है कि समय चलाएगा, मतलब किसी के अंडर में नहीं है, मतलब इस्लामिक धर्म को नहीं मान रहा वो व्यक्ति। वो व्यक्ति क्या है कि खुद अपने आप
मैंने जब आपको ये चीज बताई थी तो मैंने बताया थी कि सर्वप्रथम इस उपाधि को किसने धारण किया था? बाबर ने। किसने? बाबर ने धारण किया था। ये चीज मैंने बताई थी ना। और बाबर क्या है कि भारत में मुगल शासन का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुगल शासन का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, बाबर के बारे में बात करेंगे अपने यहां से। मिटा दूं? बादशाह समझ में आ गया? तो उपाधि धारण कर ली बादशाह किसने? अब देखो बाबर, बड़ा ही आराम से चलेंगे मुगल शासन के बारे में। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा मकबरों की, आपको इनके मकबरे कहाँ पर हैं, सबसे फेमस कौन से मकबरे हैं, किस तरह के हैं। ताजमहल दिखाऊंगा आपको, मुमताज का मकबरा दिखाऊंगा आपको मैं, आपको इत्मादुद्दौला का मकबरा दिखाया जाएगा, सब चीजें। पेशेंस रखिएगा आप बस। अच्छा, बाबर की अगर बात की जाए तो शासनकाल पूछा जाता है 1526 ईस्वी से लेकर, क्योंकि देखो इसको भारत में लड़ते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया था। ये चीज मैं बताऊं तो इस व्यक्ति ने बहुत सारी क्या है जदोजहदें सही हैं, वो चीजें अभी भी बात करेंगे अपने। 1526 ईस्वी से लेकर मात्र क्या है 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, मात्र 4 वर्ष तक। और देखो 4 वर्ष तक इसका भारत में शासन है, 4 वर्ष इसने युद्ध लड़े हैं। युद्ध लड़े हैं। दो बार मतलब शासन करता है, बाबर नहीं था कौन? हुमायूं की बात होगी, करेंगे। शेर ससुरी आएगा ना बीच में, बात करेंगे अपने, कोई बात नहीं। ठीक है, बात करते हैं बाबर के बारे में। तो पिता पता है आपको, क्या नाम है? सबसे पहले जन्म की अगर मैं बात करूं कि जन्म कहां पर होता है किसका? बाबर का। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में क्या होता है? इसका जन्म होता है। और कहां पर होता है? जो आपने देखा होगा ट्रांस ऑक्सीसियाना क्षेत्र है, आप कभी देखना, आप एटलस में देखना, ट्रांस ऑक्सीसियाना में जो फरगना प्रांत जो है ना, वहां पर होता है इसका जन्म। कहां पर होता है? फरगना प्रांत ट्रांस ऑक्सीसियाना के अंदर इसका जन्म होता है। किसका? बाबर का। और इसके पिता का नाम पूछ लिया जाता है मिर्जा उमर शेख। पिता कौन थे? मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख। इसके आप ब्रैकेट में ये चीज लिख सकते हो कि तुर्कों की 5वीं पीढ़ी के थे ये। किसके थे? तुर्कों की 5वीं पीढ़ी के थे। ठीक है, और माता का नाम क्या बताया मैंने? कुतलुग। क्या नाम बताया इनका? कुतलुग निगार खान। ठीक है, कुतलुग निगार खान किसका नाम था? इसकी माता का नाम है। और अगर आपको बाबर का वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वास्तविक नाम पूछ लिया जाए बाबर का, क्या नाम है? वास्तविक नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर। मिर्जा नहीं लगाया ना इसने क्या है? मिर्जा लगाना बंद कर दिया। देखो आप इससे देखो कहानी बढ़िया बनती है। अच्छा, इसकी दादी जी का नाम पूछा जाता है। किसका? दादी जी का। तो दादी जी का अपने को नाम मिलता है एहसान दौलत बेगम। क्या नाम है? एहसान दौलत बेगम। ये इसकी दादी जी का नाम था। भी दादी जी, तो दादाजी का नाम भी पता करना पड़ेगा अपने को। तो दादाजी का नाम भी क्या इसके? मिर्जा अबू शेख। क्या नाम था? मिर्जा अबू शेख। देखो इसके दादाजी, इसके पिताजी ने मिर्जा उपाधि धारण की है, बट बाबर यहाँ पे नहीं कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, मिर्जा अबू शेख ये इसके दादा का नाम था। इस चीज को आप एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। क्या हो गया? कर लिया? अच्छा, इसके पिता की जो मृत्यु होती है ना 1494 ईस्वी में। कब? मिटा दूं? मिटा दो सर। इसके पिता मिर्जा उमर शेख की जो मृत्यु होती है 1494 ईस्वी में, क्योंकि 1483 में इसका जन्म हुआ है।
कितनी ईयर हुए इसको अभी तक? जन्म हुए को कितना का टाइम हुआ है? देखो अब आप 1483 में जन्म हुआ है, 7 वर्ष वो अगर 4 वो तकरीबन 10-11 साल का है अभी तक बाबर। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पिता की, नोट लगा की चीज देख लेना आप, कि पिता की मृत्यु के बाद कब? 1494 ईस्वी में बाबर कहाँ का? फरगना का शासक बना। क्या बना? शासक बना, ठीक है। और देखो इसका जो राज्याभिषेक है वो किसने करवाया? इसकी राज्याभिषेक इसकी दादी ने करवाया। राज्याभिषेक दादी जी ने करवाया। दादी जी का नाम लिखने की जरूरत है या नहीं? दादी जी ने करवाया। एहसान दौलत बेगम, क्या नाम था? एहसान दौलत बेगम ने इसका राज्याभिषेक करवाया। और देखो अब यहीं से क्या है, इसका धीरे धीरे क्या है कि ये परिपक्व हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा। और इसने क्या किया, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिख रहा हूं कि 1504 ईस्वी में वर्तमान काबुल, ठीक है, कहां पर? काबुल। कहां पर? अफगानिस्तान, ठीक है। इसने विजय प्राप्त की, काबुल पर विजय प्राप्त की, ठीक है। किसने? बाबर ने। 1504 ईस्वी में ये क्या कर लेता है? काबुल पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये पूछ लिया जाए ना कि मिर्जा उपाधि का त्याग कब किया था, तो 1507 ईस्वी में किया था इसने। कब? 1507 ईस्वी में मिर्जा उपाधि का इसने क्या किया? त्याग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, क्योंकि नोट रखी पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो ये मंगोल और तुर्क मिक्स थे ना ये दोनों, इसीलिए पूछा जा सकता है। और वो मंगोलों से ही शाब्दिक अर्थ इनका अरबी रूपांतरण करके ही इन्होंने मुगल अपने आप को मतलब ठहराया था। इस तरह की बातें चलती है इसमें, ठीक है। चीज को नोट करना आप। और ये चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है कि बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ थोड़ी सी स्टोरी मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, मिटा दो। इस तरह की स्टोरी है, देखो। पहले तो मैं यहाँ पे वर्तमान भारत की मैं तस्वीरें आपके सामने लेकर, देखो इस तरह से। ये तो वर्तमान भारत है ना अपना। पहले क्या था कि ये जो एरिया था ये भी कहीं ना कहीं भारत के अंडर में था। क्या था? भारत के अंडर में था ना। अब ये तो ठहरा भारत, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि समरकंद था। क्या था? समरकंद था, ठीक है। और ये था फरगना। ये क्या था? फरगना। ये क्या था? समरकंद। अब प्रेजेंट टाइम में फरगना पर किसका शासन है? बताओ, किसका शासन है? समरकंद पर? नहीं, फरगना। फरगना की बात कर रहा हूं मैं। फरगना का शासक कौन है वर्तमान में? बाबर है। बाबर है ना? बाबर होगा, लिहाजा सी बात है, बाबर होगा। अब कंडीशन ये थी कि बाबर क्या था कि ये जो इनकी पूर्वजों की मतलब क्या थी, जागीर थी समरकंद। ये इसको क्या जीतना चाहता था? क्या करना चाहता था? इसको जीतना चाहता था। ये बार बार क्या करता था, क्योंकि देखो इतना अभी तक परिपक्व नहीं था, जैसे शासक बढ़ता है इतना परिपक्व नहीं था। ये क्या करता है? बार बार क्या है, इधर आक्रमण करता है, इधर आक्रमण करता है और बार बार आक्रमण करता, बट सफल नहीं हो पाता। ये क्या नहीं हो पाता? सफल नहीं हो पाता। अब इधर सफल नहीं हो पाता तो इसके दिमाग में आती है क्यों ना अपने इधर जाया जाए। एक बार जब इधर आया ना ये, तो वापिस इधर नहीं गया ये, वापिस फिर इधर नहीं गया। जब एक बार इधर आया तो ये अब ये क्या करता है, मतलब इधर ना आकर ये इधर जाना स्टार्ट कर देता है, भारत की ओर। अब ये क्या था? भारत की ओर आना स्टार्ट कर गया। 1519 ईस्वी से लेकर तकरीबन 1524 ईस्वी के मध्य में, दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना जो चीज मैं बता रहा हूं। 1519 से लेकर 1524 ईस्वी के मध्य बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। कितने? भारत में कितने युद्ध लड़े उसने? 4 युद्ध लड़े, यानी कि भारत पर आक्रमण किए उसने। एक चीज ये याद रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, ये तो 1519 ईस्वी है। 1519 से 1524 ईस्वी के मध्य इसने क्या कर दिए?
आक्रमण कर दिए, वो भी कितने, 4। 4 आक्रमण कर दिए। कहां पर, भारत पर आक्रमण कर दिए इसने 4। अच्छा ये तो क्या कर रहा है वो, अब तक शासक नहीं बना ना, अब तक शासक नहीं बना, वो आक्रमण कर रहा है। 1526 ईस्वी में जब वो शासक बढ़ जाएगा तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी के बीच बीच में 4 युद्ध फिर से लड़ेगा वो। तो चीजें याद रह जाएगी, नॉर्मल है ना ये चीज, कि अभी तक तो वो शासक नहीं बना, 4 युद्ध वैसे मतलब युद्ध ही हो गए, आक्रमण कर रहा है वो, 4 आक्रमण कर रहा है, 4 युद्ध लड़ेगा। फिर जब क्या है कि जस्ट और जस्ट भारत का जो शासक बन जाएगा, 4 युद्ध फिर से लड़ेगा वो। तो मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, मिटा दो इस चीज को, चीज समझ में आ गई। अच्छा 1519 ईस्वी से लेकर 1524 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 4 बार। 4 बार आक्रमण किया, ठीक है। अच्छा कहां कहां ये आक्रमण करता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 1519 ईस्वी में एक तो बाजोर और भेरा पर आक्रमण करता है, और कहां पर, भेरा पर क्या करता है ये, आक्रमण करता है, ठीक है। भेरा का जो किला पंजाब में है, कहां पर है, पंजाब में। पहले क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब और अपना पंजाब क्या है साथ में देना, वो एरिया इकट्ठा था, उस टाइम की बात कर रहे हैं अपने, तो आप थोड़ा सा दिमाग में क्या, बाजोर। वही के है, ये पास में ही है, इसी के पास में है, क्योंकि अब देखो वो एरिया जो पहले वाला ना लगभग, हाँ वही का है। भेरा पंजाब का किला है, ठीक है, कहाँ का, भेरा पंजाब का किला है। अच्छा इसको जीतने हेतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहता हूं, ये आप इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा जरूर, क्योंकि ये चीजें मेंशन हो जाती है कभी कभी। भेरा जो पंजाब का जो किला है ना, पंजाब के किले को किस चीज के लिए जीतने हेतु ये पूछी जाती हैं चीजें। इस किले को जीतने हेतु बाबर ने प्रथम बार क्या है, तोप खाने का यूज किया था। किसका, तोप खाने का यूज किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पूछी जाती है, जीतने हेतु किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो, तोप खाने का प्रयोग किया बाबर ने, ठीक है, बाबर ने, क्योंकि आक्रमण कर रहा है भारत पर, वो आक्रमण कर रहा है तो वो युद्ध लड़ेगा, तो उसने क्या कि तोप खाने का यूज किया। अच्छा फिर 1520 ईस्वी की बात आती है, नंबर 2। 1520 ईस्वी में वो सियालकोट पर आक्रमण करता है। कहां पर, सियालकोट पाकिस्तान, ठीक है। सियालकोट पर क्या करता है, आक्रमण करता है। अच्छा सियालकोट पर इसने आक्रमण किया, फिर उसके बाद 1520 से 1522 ईस्वी में वो यहाँ की जो जातियां शायद यूसुफ जाइयों, उनके विरुद्ध आक्रमण करता है। 1500 नंबर 3 1520 से लेकर 1522 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध क्या किया इसने, आक्रमण किया, ठीक है। 1520 से 1522 ईस्वी के मध्य में ये किया गया, और 1520 ईस्वी में सियालकोट पर, और 1519 ईस्वी में बाजौर और बेरा के किले पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर बात आती है 1524 ईस्वी की, मिटा दो, चीजें समझ में आ रही है। 1524 ईस्वी में क्या है, लाहौर और दीपालपुर पर, पाकिस्तान के एरिया है, लाहौर और दीपालपुर पर क्या करता है, ये आक्रमण करता है। नंबर 4 1524 ईस्वी, कब, 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर, ठीक है, आक्रमण किया। किसने, बाबर ने। इनको तो जब आप लिखते हो तो भारत पर आक्रमण, और अब जो मैं करवाने जा रहा हूं भारत में लड़े गए, जब भारत में मतलब जो लड़े गए युद्ध है वो अब अपने क्या है स्टार्ट करते हैं। लड़े गए जो प्रमुख युद्ध भारत में बाबर के द्वारा, मिटा दूं,
इसके द्वारा लड़े गए भारत में प्रमुख युद्ध। व्यक्ति था वाकई में वीर ये। देखो शासनकाल जैसे स्टार्ट बचपन से, देखो इसका किस तरह से कंडीशन रही। बचपन में माता पिता चलते हैं, उसके बाद में क्या है कि इसका छोटा भाई जो था वो इसके साथ साथ रहा, उसको साथ साथ लेके चला ये व्यक्ति। उसके बाद में जैसे ही देखो युद्ध बहुत लड़े थे इसने, बहुत ज्यादा युद्ध लड़े इस व्यक्ति ने। और क्या हुआ कि जैसे ही शासक बनता है भारत के अंदर, अब तक क्या था कि उधर से समरकंद की तरफ जा रहे थे ये बंदे, वहां पर इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब जैसे भारत के अंदर आए तो यहाँ पर जैसे इनको जीत मिली, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डली, तो बाबर देखो कितना बढ़िया, मतलब चालाक चतुर व्यक्ति था, बहुत ही शानदार व्यक्ति था वो व्यक्ति। उस व्यक्ति ने सोच लिया कि अब अपने क्या है, कहीं नहीं जाना, अब अपने भारत में रहना है। अब अपने कहां पे रहना है, भारत में रहना है। अब जो युद्धों की मैं बात करूंगा, उन युद्धों में देखो उसने किस तरह से चालाकी से मतलब क्या किया है, सामना किया है। क्योंकि भारत के अंदर क्या है कि राजपूत जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। सांगा जैसे व्यक्ति बैठे हैं सामने, जो हार मानने वाले नहीं है। जिस व्यक्ति ने 80 घाव सह लिए हो क्या शरीर पर, वो व्यक्ति हार नहीं मान रहा, ऐसे व्यक्ति थे भारत के अंदर। अब जैसे देखो बाबर आना है, अब बाबर को ये पता था कि आसानी, क्योंकि बाबर के पास इतनी सेना नहीं थी, राजपूतों के पास काफी सेना थी। बाबर को पता था कि ऐसे में जीत नहीं सकता। खानवा का युद्ध ले लीजिए आपको पता होगा। इसकी सेना क्या है कि हार मान लेती है, किसकी, बाबर की सेना। कहती है कि अरे बाबर या मरवाएगा, इसकी सेना कहती है कहां पे, राणा सांगा के वीर राजपूत, हमें मरवाएगा तुम। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे। वो कहते हैं अरे यार तू तो दारू पी के पड़ जाता है, तू तो दारू पी लेगा, हमारा क्या होगा, हमें तो मार देंगे। वो बंदा दारू छोड़ देता है, जिहाद का नारा देता है, धर्म का युद्ध करार देता है कि ये धर्म का युद्ध है, हमें ये जीतना है। शासनकाल में 4 युद्ध लड़े, और जहां तक इतिहास गवाह है कि चारों के चारों विजयी रहता है वो। अपने बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है, इनके बारे में विशेष बात करेंगे, बट एक बार आप लिखो कि पानीपत का युद्ध होता है। कहा है किसका पानीपत का युद्ध कब होता है, 1526 ईस्वी में। क्या हुआ, 1526 ईस्वी, ठीक है। फिर खानवा का युद्ध होता है, किसका, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 ईस्वी, 1527 ईस्वी। फिर उसके बाद में नंबर 3 किसका युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। किसका, चंदेरी का युद्ध। बढ़िया तरीके से अपनी बात करेंगे एक एक करके। 1528 ईस्वी पूछे जाते हैं युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध। नंबर 4 घाघरा का, किसका, घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की अगर बात की जाए तो ये होता है 1529 ईस्वी में। बाबर का ये भारत में अंतिम युद्ध माना जाता है। कहां पर, भारत में। ये बाबर का भारत में लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था। इन सब युद्धों में बाबर, अगर मैं कहूं, अपराजित रहा। क्या रहा, अपराजित रहा। समझते हो, वो विजयी रहा कहने का मतलब इन सभी युद्धों में। तो कल अपने क्या है इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, कि बाबर ने किस तरह से पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के युद्ध की बात करेंगे, किस तरह से युद्ध बंदियां चली। और अपने कल की क्लास में ही बात करेंगे कि किस तरह से जो युद्ध में नीति अपनाई जाती थी उसकी बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है कल बाबर के बारे में, कि बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर ने 4 बाग शैली अपनाई, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास अपने यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।